रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेस, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे है, तो क्या ये जो ये रे ये थोड़ी मुड़ के जाएगी, ये देखो इधर से रे आई तो ये मुड़ेगी, लेकिन ये एक प्लेन में रहेंगे। और भी क्या चीज़ एक प्लेन में रहेगी, ये नॉर्मल भी डाल दो यहाँ पे, और ये है नॉर्मल हो गया, और ये वाली रे मुड़ गई ना, मुड़ गई कि नहीं, लेकिन तीनों एक प्लेन में दिख रही। तो कौन कौन सी रे बताइए, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट इंटरफेस। पढ़ो बुक में लिखा है, these all lie the incident ray, the reflected ray, and the normal to the interface, and नॉर्मल कहाँ पे डाला जाएगा, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इंटरफेस का मतलब है जहां दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलते हैं, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेकिन उसे कहाँ डाला जाए, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इससे पहले लिख लो, उसके बाद एक ही बात है, इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कोई अगर देखे तो, जैसे मान लो कोई इसको साइड वाइज देखे कि कैसा हो रहा है, तो एक हमारे पास ग्लास स्लैब होगा, और ग्लास स्लैब में ठीक है यहाँ पर रे आएगी, तो एक आने वाली रे, एक नॉर्मल और एक जाने वाली रे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। These all lie in same plane. These all lie in same plane. Okay? Incident ray is an, इसको रिपीट करो। ट्रांसपेरेंट, all lie in same plane। फिर से देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जैसे मान लो ये रे आई और ये दब गई, तो ये एंगल कौन सा हुआ, आई, और ये क्या हुआ, नॉर्मल। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, डॉटेड भी बना सकते हैं, ये इंटरफेस, ये आने वाली रे है और ये जाने वाली रे। कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। मान लो अगर आप घर में 30 डिग्री एंगल बनाओ, 30 डिग्री ड्रॉ करो, और ये 90 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री भी हम शुरू करेंगे, एक दो चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो। तो 30 डिग्री अगर हमने बना लिया, तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रिद्धि अगर रिया से पूछेगी दीदी अगर ये 2 सेंटीमीटर तो बोलो ये क्या होगा, तो रिया क्या बोलेगी, अरे बुद्धू 30 होता है तो ये 2 होने पे ये 4 सेंटीमीटर हो गया, उसका डबल होता है हमेशा। फिर से समझो, ये कितना है 30 डिग्री, ये आप ऐसा समझो, जब भी 30 डिग्री होगा तो ये 2 होने पे क्या होगा, ये कैसे होगा ये हम तुमको बताते हैं। तुम ये देखो, तुमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा है, ये अगर 2x और ये 2x और ये परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो क्या ये दोनों x x हो जाएंगे, और बोले 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री 90 भी होगा परपेंडिकुलर, तो ऐसे में क्या ये x है तो क्या 2x नहीं होगा,
इस तरीके से रिया ने रिद्धि को जस्टिफाई किया, तो वो समझ गई इस बात को। भूल बात समझ आ गई कि नहीं? जब जब ये 30 डिग्री होगा तब तब हाइपोटेनियस क्या होगा, इसका डबल होगा। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? अब जरा देखो कि अगर ये 4 है, ये 2 है, तो बोलो ये कितना होगा? तुमको ये मालूम है कि x स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर। तो बोलो x स्क्वायर क्या हुआ? आप और भी सिंपल कर लो, बोलो ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। अब जरा इसका पता करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, तो बोलो x स्क्वायर क्या होगा? हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, जोधपुर से। हाँ हाँ, और बताइए क्या हाल चाल है? यहाँ सब सही चल रहा है। हरिद्वार कब है कैंप? जुलाई। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल। इसी साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN लिख रहे हैं, लेकिन फुल फॉर्म SIN ही है ना। कॉस का ऐसे है जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसेकेंड, वो आगे उनको फुल नाम है, लेकिन साइन को क्या लिखोगे? SIN। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या रहेगा? इज कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ ए गिवन कलर। ओके, इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है फॉर लाइट। लाइट ऑफ ए गिवन कलर का अमन क्या मतलब है? यस, अलग वेवलेंथ। ठीक है, डिफरेंट कलर का मतलब है अलग अलग वेवलेंथ। वेवलेंथ के मामले में भी हमारी आंखें रेड कलर की ही अगर बात की जाए तो 50,000 तरीके के रेड पहचान सकते हैं। तो अगर तुम साड़ी की दुकान पर जाओ, ये लाल साड़ी, वो अब ये लाल साड़ी देखिए, 50 तरीके के आप मतलब 50,000 डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। रेड का एक पूरा बैंड है, ये थोड़ी कि रेड एक ही कलर होता है। रेड में भी यहाँ से, क्योंकि सब पूरे कलर का एक बैंड है। ब्लू से जब चलते हो दैट इज विब्ग्योर, तो धीरे 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 दूसरे कलर वो अलग अलग वेवलेंथ है, देयर आर इनफाइनाइट वेवलेंथ। तो जब मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर कलर, दैट मीन्स पर्टिकुलर वेवलेंथ। समझ आ गई? फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, ये कांस्टेंट रहेगा इसका। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड, सिर्फ सेकंड लॉ ही कार्ड है स्नेल्स लॉ। जब पूछा जाए स्नेल्स लॉ, ये ना लिख देना। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स रिफ्लेक्शन, दैट इज साइन आई अपॉन, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके,
दिस कांस्टेंट वैल्यू, इसे क्या कहा जाएगा? सर गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज मीडियम। देख लीजिए, बहुत अच्छी बात हमने कही। इन्होंने कहा कि रेडियस रेडाई, मीडियम मीडिया। अगर सिर्फ तुम जब अपनी कभी मीटिंग होस्ट कर रहे हो और आज तक ही आया, तब कहना मीडियम आया है, और जब आज तक के साथ स्टार न्यूज़ आ गया, मीडिया आ गया। देखो बहुत बड़ी बात बोली, प्लूरल होगा तो मीडिया, और एक है तो मीडियम, है ना। सिलेबस सिलेबाई, वर्टेक्स वर्टिसीज, ठीक है, हम आपको अलग से बता भी देंगे। अभी सर आपने तक मीडिया लिखो, दो है तो क्या होगा बोलो? मीडिया। क्या चीज होगी? दो है ना, तो मीडिया हो जाएगा। और गिवन पेयर है, चलो अब ये बात हो गई। द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव। इसका मतलब आप समझो, अभी बताना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ अकेला है तो सेकेंड मीडियम लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये चीज समझो क्या होती है। इसके पहले अर्चिता ये सेकंड रूल रिपीट करो। The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant in a given pair of media and for the same wavelength. और इसी को क्या कह देंगे? Snell's law of refraction. This is called Snell's law of refraction and this constant value, इसको क्या कहेंगे? That is called reflective index of second medium with respect to first medium. इस चीज को और समझना, वास्तव में यह है क्या ना। ये जो बताया गया है, इसका डिडक्शन हम नहीं करा रहे हैं। डिडक्शन अब अगले साल आप लोग कर लेना, पिछले साल तक के बच्चों ने किया, लेकिन आप 11th के लिए छोड़ लो, 11th में होगा, ठीक है। ध्यान दो, ये जो वैल्यू है n21, ये कुछ नहीं है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू रेशियो टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम। समझ लो बात को। अगर मैं मानूं कि यहाँ से डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर मान लो एक मीडियम से लाइट दूसरे में गई, तो तुमको ये बात अंशुप्रिया मालूम है कि इनकी स्पीड में चेंज होता है लाइट में, और इसी वजह से ऐसा कुछ होता होगा कि बेंड हो जाती होगी, स्पीड में बदलाव हो जाता है, और स्पीड में बदलाव होने से क्या होगा? लाइट बंद हो जाएगी। जैसे आप ये समझो कि ये बहुत सारी वेवलेंथ्स आ रही हैं, तो अगर वेवलेंथ्स आ रही है तो ये सिंक्रोनाइज्ड वेवलेंथ, लाइट तो वेव भी है ना, तो ये इस तरीके से देखो बहुत सारी वेव आ रही है। तो अब यहाँ तक ऐसे वेव आई, और फिर यहाँ भी आ गई, फिर ये भी आई, यहाँ तक, और ये यहाँ तक तो साथ आई, सही है। अगर तुम सड़क पर दौड़ते दौड़ते बॉम्बे की जो बीच की रेत पे पहुँच जाओ, तो तुम चलोगी तो दौड़ने की जगह ऐसे ऐसे चलोगी, तुम्हारी वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाओगी, रेत पे चल पाओगी, यानी स्पीड घट गई ना। अगर ग्रास में चलोगे तो क्या होगा बताओ? पहले 3 की स्पीड से चल रहे थे, 3 × 10⁸, लेकिन वहाँ तो 2 की स्पीड है ना, तो इसमें क्या होगा बताइए? धीरे धीरे चलेगी ये रेत, और जब ये सब तेज चलेंगे, अभी एयर में ही है, तिरछी लाइट पड़ रही है, तो आप देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुंबई की लोकल ट्रेन से आप निकले हो, तो आपका कोई सिंक्रोनस मूवमेंट ही नहीं है, तो ऐसे में कोई उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, देखेगा भी नहीं कि कैसे चल रहा है, क्योंकि सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्कैटर्ड है ना, तो ऐसे में किसी का ध्यान भी जाता है उधर कि नहीं जाता है? नहीं जाता है। लेकिन वही रिपब्लिक डे की परेड में देखो, लोग कहेंगे देखो हाथ कैसे सबका चला, देखो गर्दन कैसे मुड़ी, बोलते हैं कि नहीं? वो सिंक्रोनस मूवमेंट है। वहाँ पर अगर वो टुकड़ी मुड़ जाती है, वो जो कन्वाय है, टुकड़ी है, वो पूरे सब मुड़ जाते हैं कैडेट्स, तो आपको पता चलेगा कि मुड़े हैं। अब बोलो मुंबई CST के वो जो रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई कहाँ मुड़ रहा है, कुछ पता चलेगा? तो जो रे आती है, इट इज बीम इज ए रे
ग्रुप ऑफ रे हैविंग सिंक्रोनस मूवमेंट। कभी भी ध्यान देना, बीम की तुमने डेफिनेशन पहले भी लिखी होगी, वो ऐसी वैसी रे नहीं है, वो स्कैटर्ड रे नहीं है, वो कैसी रे हैं जो एक साथ चल रही। बोलो समझ में आई? अब अगर उनमें कहीं भी कुछ भी चेंज होगा तो पैटर्न किया जाएगा। देखिए जब 3 लोगों की टुकड़ी बढ़ रही है, अब वो मुड़ी, तो जो सबसे इधर वाला जब मुड़ना है उसको धीरे चलना होगा, या अपनी जगह ऐसे, जो बाहर वाला है उसे तेज से जाना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ ही चले। जब भी टुकड़ी मुड़ती है तो टुकड़ी मुड़ने पे क्या होगा बताओ? जो दूर वाला है बताओ वो ज़्यादा चला कि पास वाला? ये इतना, अगर आप देखेंगे तो इतना डिफरेंस आ गया, फिर तो टुकड़ी फिर से एक साथ हो गई। आप यहीं से देख लो, यहाँ से सब लोग कहेंगे हाँ देखो फिर साथ हो गई, लेकिन इस बीच क्या हुआ? इसने ज़्यादा चला कि इसने? तो यही चीज़ होती है, जब कोई चीज़ रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो ये कम चल पाती है, जबकि इसको मौका मिलता है कहाँ चलने का? रेयरर मीडियम में, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा चल पाती है। और इस वजह से चूंकि हमारी आँख उनके सिंक्रोनस मूवमेंट को देख रही होती है, क्या हो रहा होता है? देख रही होती, इसीलिए तो वो किसकी तरफ बेंड कर जाती है बताओ? नॉर्मल क्यों? नॉर्मल क्योंकि नहीं चल पाई, तो ऐसे में। और अब जरा बाहर निकालो इनको, मान लीजिए हमने कह दिया भाई ठीक है ये कितना चल रही, अब बाहर आने की बारी आई, तो बोलो बाहर आने में ये वे वैसे आई बाहर कि नहीं? इसको ज़्यादा चलने का मौका मिलेगा कि इसको? ये तो बस आ गई बाहर, ये तो मुक्त हो गई, कहेगी लो हम इतना उड़ान भले बोले हम तो इतना ही चल पाए, कोई बात नहीं, हम सब साथी हैं, एक साथ चलेंगे, है बात कि नहीं? जब ये बाहर आ गया वेव फ्रंट का ये पॉइंट, ये रेंज, तो इसको ज़्यादा मौका मिलेगा क्योंकि एयर में क्या स्पीड ज़्यादा नहीं है, और ये जब ग्लास में आई थी तो चल ही नहीं पा रही थी। तो यही रीज़न है कि जब कोई चीज़ डेंसर मीडियम में चलती तो अंदर तक जाती है, और जब रेयर में जाती तो खुल जाती है। इतना तो समझ में आ गया। बाकी इसका डिटेल जो है हाइजन थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी, वो 11th में तुमको समझा दी जाएगी। थोड़ा तो समझ में आ गया नहीं क्यों हो रहा है? ओके, अब जरा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, देखो इस चीज को कि ये फर्स्ट मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद, देखो हमेशा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो सेकंड मीडियम का निकालना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है तो तुम कहना द मीडियम, द अमाउंट ऑफ हर्डल प्रोड्यूस्ड बाय ए मीडियम फॉर द ट्रेवल ऑफ लाइट इज नोन एज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मीडियम लाइट के चलने में जितनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर दे उसी को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। समझ में आ गई बात की? जो जितना हर्डल कर सका, सबसे ज़्यादा हर्डल तो डायमंड करता है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। समझ में आ गई बात की नहीं? जो अमाउंट ऑफ हर्डल प्रोड्यूस, सही है। तो हम इसे मीजर कैसे करें? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे ध्यान दो, वो कहे कि मैं लाइट बोले देखो मेरी तो इतनी स्पीड थी और इससे कंप्लेन करने लगे तुमने क्या करके रख दिया, हम तो इतने अच्छे थे और तुमने मुझे क्या बना दिया। तो अब बोलो कितना इसने हर्डल प्रोड्यूस किया होगा? तो दिस बाय दिस कर लो। अगर मान लो अगर ये 1 कर देता तो 3 गुना हर्डल है और ये थोड़ा ही करता, रेशो है ना, ये जितना बढ़ता चला जाएगा। डायमंड के केस में तो ये बहुत कम कर देता है, तभी तो ये रेशो बढ़ता है। तो अगर कोई ज़्यादा हर्डल प्रोड्यूस करा दिया तो बोलो ये वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा? कम होती जाएगी और फिर वो रेशो दिस बाय दिस वो बढ़ नहीं जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज व्हाट, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। समझो इस बात को? 2 पहले लिखा जाएगा, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? इट इज
स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, कितना हो जाएगा बताइए यहाँ अगर हम निकालें। पहले मीडियम में कितना था 3 × 10⁸ और दिस बाय दिस कर दो, यही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या 1.5 लिखा है बुक में? शीट देखो, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब देखो यहाँ रेशो और लगा दो। चलिए इस चीज को मैं बोलूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम की डेफिनेशन बताइए। इज हाँ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। रेशो बोल दिया तो बाई बोलने की जरूरत नहीं, टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा समझाएं तब फिर एक बार और पूछें कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम, अमन तुम किसे कहते हो? बोलो सेकंड मीडियम क्या है? जिसमें लाइट जाती है, जिससे सबसे पहला मीडियम जिससे जा रही, जिसमें इंसिडेंट है। सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बुक में यही नोटेशन दिया है? तो लिख लो, ठीक है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये किसके इक्वल होगा? अगर 1 2 पूछा जाए तो फिर उसके हिसाब से कर देना। वो तो बुक में जैसा दिया होगा फार्मूला, कभी कभी 1 2 भी कह सकता है ना। फर्स्ट मीडियम जैसे बुक में 1 2 लिखा है तो कुछ और फार्मूला हो जाएगा। बात समझेगा? 2 1 और दोनों लिखेंगे नहीं बुक में। तो सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, आगे का सेंटेंस कंप्लीट करो लिया। Ratio of speed of light of first medium to speed of light in second medium, ऐसे ना। Ratio of speed of light in first medium to speed of light in second medium। आसान चीज देखो, that is ratio of speed of light in first medium to speed of light in कैसे मीडियम में? सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम। कितनी बात हो गई? अब देखिए, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। जो लेंथ है उसमें v इंटू टी कर दो, तो आपको मैंने बताया था ना हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, तो वही वी टी इधर दोनों में आ जाएगा, v1 बाई v2 आसानी से आ जाएगा। उसका डेरिवेशन अगली क्लास में, बस आप समझ लीजिए इट इज ट्रू। इसको किया है साइंस से। तो इसे हम क्या लिखते बोलो? क्या v1 बाई v2 लिख दें? ठीक है। और भी कुछ चीज देखो, अगर आपको ये दिया गया है कि if speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second and in glass में क्या है? is 2 into 10 to the power 8 meter per second। तो find refractive index of glass with respect to
पहली चीज बताइए। अब अगला देखो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 4/3, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये भी कहा गया, दो चीज पूछ ली है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आते हैं, समझो इस चीज को। पहला देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या चीज चाहिए बताओ, NGA चाहिए क्या? इसे कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो, विद रिस्पेक्ट टू, अब फार्मूला बताओ। V है ना, ये लोग A/G बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब वो तो हमने वैक्यूम का छोड़ ही दिया है, वैक्यूम। अभी हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की भी डेफिनेशन बताएंगे, अभी तो सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की है, इसके बाद एक एब्सोल्यूट, अभी इन्हीं की देखो, ठीक है? एब्सोल्यूट वाला भी फिर से बताएंगे, उसको बीच में डालो। तो यहाँ पे बताओ किस क्या क्या लिखे हैं। अब अभिषेक आप क्या बता रहे हैं? इस वाले की जो बाद वाले उसे ऊपर लिखोगे कि नहीं? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और अपॉन में क्या लिखें? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर आप चाहें उत्कर्ष तो इसे VA/VG भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। V का मतलब स्पीड होता है ना। तो अब जरा इसे निकालो, NGA क्या हुआ, वैल्यू फिट करो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, तो क्या आ जाएगा? 1.5 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है? दैट इज, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या दिया गया है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये कितना दिया है? 4/3। NGW का आंसर किया, फार्मूला बताओ। अब बाद वाले की पहली बोलो, ये लोग पहले बोल दे रहे हैं। और नहीं, इसी से देख के बोल दो, कोई भी रिफ्लेक्टिव, अगर ग्लास का आपको वाटर के रिस्पेक्ट में चाहिए, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, तो प्रकाश की जल में गति और डिवाइडेड बाय प्रकाश की कांच में गति। कभी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि ग्लास कितना ज्यादा हर्डल प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के, ये फार्मूला ही है। तो बाद वाले में स्पीड अपॉन पहले वाले में लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड से ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू VW अपॉन, सही है? चलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही है। 10th में आपको दिया जाएगा, आप निकाल लेना। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ गई 4/3। अर्चिता वैल्यू प्लेस कराओ। VW upon 3 × 10⁸ = 4/3। ये तो थोड़ा इधर बैठो ना हो करके, ऐसे सब गलत बता रही हो। बताओ आप, वो बोलो ग्लास में 3 बता रहे हैं, ऐसे इतने सारे सभा में, पूरे विद्वानों की सभा में कैमोफ्लेज है, आगे कोई बैठा, कैसे सही बता सकेंगे वो? सही है, इतनी बात हो गई। तो अब VW क्या हुआ? तो 4 × 2 × 10⁸ so this comes as, बताओ, that is 8/3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे कि क्या कहेंगे? 2.66 मीटर पर सेकंड। सही है? 2.6 ये डिवाइड कर लेना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि VW, आपको क्या पता चल गया? VW पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन भी उसने पूछ लिया, फाइंड VWA। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया? GW तो आपने निकाल लिया, ठीक है? अब जरा देखो, वाटर की देखो क्या है, ये
थोड़ा हम इसको इसके डेटा चेंज करेंगे. दिस इज NWA, अभी GW निकलना है, वो थोड़ा हमें गलत लिख गया था, वाटर की एयर के रिस्पेक्ट में दी, ठीक है. और आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ लाइटिंग. ओके, तो अब हम इसको अमेंड करें. ये डेटा गलत है, तो इसके लिए इसकी जगह में क्या लिख दूँ? क्या दिया है आपको? वाटर की एयर के रिस्पेक्ट में इतनी दी है, तो यहाँ नीचे क्या लिख दे बताओ? देखो ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाए थे, ये गलती पकड़ ली तुरंत. इन्होंने कहा कि 3 ही होना चाहिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई. एयर के नहीं, हम लोग गलत कर रहे थे. देखो VW, VA/VW क्या होगा बताओ? अब इन सब में वैल्यू डालो. VA कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन VW, दैट इज 4/3. तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 3 यहाँ चला गया, VW वहाँ चला गया, तो 9 × 10⁸ इज इक्वल टू 4 VW. तो VW कितना आ गया? 9/4 × 10⁸. तो कितनी हो गई स्पीड? × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो अब आप देख लो वाटर में कितनी स्पीड है बताइए लाइट की. वाटर में लाइट स्लो चलती है कि ग्लास में? ग्लास में और स्लो चलती है. तो एयर से स्लो, वाटर से स्लो. बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? ग्लास का, जिसमें स्लोएस्ट चले. हमने बताया हार्डल है ये, जिसमें ज़्यादा स्लो चल सके उसी में. तो समझ में आ गई बात. अब तीसरी चीज आपसे क्या पूछी जा रही बताइए सी में. दैट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. समझ में आ गई बात. तीसरी चीज क्या पूछी गई है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. तो सी में आओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. सो दैट इज इक्वल्स टू, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो दोनों की रियल वैल्यू बताओ. ये बताओ, ये बताओ. 2.25 और नीचे सही है. अब ये देखो, इसको डेसिमल हटाओ. ये 3 अलग अलग साल में आए हुए 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं. इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. मैंने तीनों कराया. समझ आ गई बात. अभी भी किसी को नहीं आ गया तो फिर से पूछ लो, अभी आपसे भी कराना. यही क्वेश्चन आता है, देख लो. तो 200 ये कट गया. अब इसको जरा डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड कर दीजिए. 25 से कर लो. 25 9 गया तो 9/8 आ गया. समझ में आ गई बात कि नहीं? सही है. तो कुछ चीज आपसे करवाएंगे. पॉइंट में ये कर दिया है, कुछ ऐसा नहीं है, यही करिए ना. स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium and absolute refractive index. एक और डेफिनेशन है, absolute refractive index क्या होता है? हाँ, that is absolute refractive index. देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. किसके रिस्पेक्ट में लिया जाए? वैक्यूम से आए लाइट और सीधा मीडियम में जाए, तब हम उसे मानेंगे एब्सोल्यूट. सबको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, बाकी तो सब मीडियम है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या आपकी बुक में वैक्यूम की जगह एयर लिख दिया है क्या? अगर एयर होगा तो एयर बता देंगे, आगे चल के भी ऐसा लिखा है क्या? एयर नहीं दे दिया, चलो ठीक है. दैट इज
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में ये वैक्यूम के लिए होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air is called एयर और वैक्यूम वैक्यूम दिया है, एयर और वैक्यूम वैक्यूम लिख लो, वैक्यूम ज़्यादा अच्छा है, एयर मत लिखो, वैक्यूम ही करेक्ट है। आगे चल के फिर इसमें लिखो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट इंडेक्स। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ, सी जो है वैक्यूम में ही लाइट है, एयर में नहीं है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन मीडियम। तो इसे सी लिखा जाएगा और इसे क्या लिखा जाएगा, वी एम। तो एन एम क्या होगा बताओ, सी बाई वी एम। अगर मैं तुमसे कहूं कि एन जी, तब तुम क्या फार्मूला लगाओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, दैट इज सी अपॉन वी जी। तुम जी बोलते हो, वी जी कभी नहीं बोलते, वेलोसिटी बोलनी पड़ेगी ना, समझ में आ गई। अगर मैं एन डब्ल्यू बोलूँ तो क्या होगा, वी डब्ल्यू। तो किसी का इस तरीके से हमने सबकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है, एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम, और उसी का चार्ट तुम्हारी बुक में दिया है। यानी सब में तुमने क्या किया, ऊपर 3 × 10⁸ लिखा और ग्लास में ग्लास की स्पीड, इसमें इसकी स्पीड, तो उसी का चार्ट बनाते हैं। समझ आई? ये देख लो, इसके लिए तुमने क्या किया होगा, क्या यहाँ 3 × 10⁸ लिया होगा और यहाँ क्या लिया होगा, तो क्या ये 1.5 आया होगा। ये देखो ग्लास की दी है बुक में, चार्ट में दी है ना। इसमें देखो यहाँ 3 × 10⁸ लिया होगा, यहाँ कितना लिया होगा, 2.25 × 10⁸। जरा इसको कट करो तो कितना आया होगा एन डब्ल्यू, बताओ। 300/225 कितना होता है, 25 से कट करो, 25 1 जा 25, 50, तो 12/9 कितना होता है। अब इसको 3 से कट करो तो 4/3, क्या यही 1.33 है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो चार्ट में यही दिया है, नहीं ग्लास का नहीं, वाटर का देखो, और ग्लास का भी देखो यही दिया। तो हर एक का निकाल के एक चार्ट बना दिया गया है। इससे तुमको क्या पता चलता है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जरा देखो तो इससे। डायमंड का है, सबसे कम है, एयर का तो सबसे कम है, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उसमें बस थोड़ा धीमे चलता होगा, नहीं 1.003 दिया नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोवर इज द लाइट, more the refractive index optically denser is the medium. Which is the optically densest medium? Diamond. Which is the optically rarest medium? Air. वैक्यूम तो हो नहीं सकता, वो तो मीडियम है ही फ्री स्पेस। चलो, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया। तो इन दोनों की डेफिनेशन लिखो, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये समझ में आ गया, और एक ये सवाल करो। फार्मूले दोनों में लिखने, हटा दें इसको, ऐसे ही लिखना है हर चीज। जब इसे हटाएंगे, बुक में तो है ना, ओके। और ये एक सवाल ये करो, चलिए बीच में अभी तो नहीं आते हो, क्या बात है, वो बीमार हो गया अभी बीमार अच्छे ओझा को दिखाओ, झाड़ फूक कराओ कुछ।
जब बात दवा से नहीं बनती तो बात दुआ से होती है, और मिल जाए मुर्शिद कामिल तो फिर बात खुदा से होती है। Now, दिव्या को दे दो, इसके पास सुरक्षित है। Now, a magician put, क्या करता है बताओ? एक ग्लास लेंस इन ग्लिसरीन, या एक लिक्विड डाल दो, ऐसा क्वेश्चन आता है। एंड द ग्लास डिसअपियर्स। If you are a detective, then find what he has done and give the reason for it. So, a magician put a glass lens in some liquid. The lens disappears. Being detective, find suitable cause. The lens might be put in trough of, ट्रफ का मतलब है जो भी लिक्विड है, ट्रफ, बहुत सारा लिक्विड को ट्रफ कहते हैं। इन ट्रफ ऑफ ग्लिसरीन, इसको ग्लिसरीन में डाला गया है, ठीक है। नाउ उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इज सेम एज प्लस, ठीक है, एन ऑफ बोथ 1.5। अब जरा देखिए, क्वेश्चन बता रहा है, टिश्यू जमा करो, फिर समझ नहीं पाती हो। ओके, मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन, चंद्रशेखर, केरोसिन की मास डेंसिटी वाटर से कम है कि ज्यादा? बोलो, तुम सही बताते हो, आप भी सही। चलो, मास डेंसिटी, कभी केरोसिन को पानी में डाल के देखना, ऑफ के ऑयल इज लेस देन वाटर, ठीक है। देख लो, जो इसकी मास डेंसिटी है 0.8 सेंटीमीटर, इतना होता है, दैट इज डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाइल वाटर की क्या है? ऑफ वाटर की क्या है? इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो कम है कि नहीं? मास डेंसिटी ऑफ के ऑयल इज लेस देन, इसकी इतनी है ऑफ केरोसिन, ये किसकी है? ऑफ के ऑयल, और ये किसकी है? वाइल ऑफ वाटर। ओके, वाइल द ऑप्टिकल डेंसिटी, अर्चिता बताओ ऑप्टिकल डेंसिटी बिना देखे हुए कि कितनी है केरोसिन ऑयल की? 1 पॉइंट चेक करो, 4.2 है, 4.4 है। नाउ वाइल ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ के ऑयल is 1.44, which is greater than that of water. जो डेंसिटी है उसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या लिखेंगे? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही तो मैं लिख रहा हूँ, बात उसकी कर रहा हूँ, लिख ही रहा हूँ। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मेजर नहीं है ऑप्टिकल डेंसिटी का?
और वाटर की कितनी होती है बताइए? 1.33 होती है। 4/3 होती है कि नहीं? 4/3। जैसे ये याद ना रहे तो 4/3 याद रहे। 4/3 ज़्यादा एग्जैक्ट। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि अरेंज द फॉलोइंग मीडियम इन ऑर्डर ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ लाइट इन देम, तब कैसे करेंगे? अरेंज, दो चीज पूछी जा सकती है। द फॉलोइंग मीडियम मीडिया लिखो इन decreasing order of their speed of light in them. तो ग्लास, केरोसिन ऑयल, वाटर, डायमंड, एयर, इतनी सारी चीजें देखिए ना। तो अब आप इसमें सबसे पहले उत्कर्ष क्या लिखेंगे? एयर, फिर वाटर, एयर के बाद डिक्रीज हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा इसी में आप बता रहे हो। एयर के बाद वाटर, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 है। चलो वाटर, फिर ग्लास, चलो फिर उसके बाद फिर डायमंड, ठीक बताएंगे। मतलब इन्होंने ये कैसे बताया? क्योंकि इनको n की वैल्यू पता है, ये 1.003 है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा क्या वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घटेगी? क्योंकि n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, अमाउंट ऑफ हर्डल प्रोड्यूस्ड बाय ए मीडियम फॉर द पैसेज ऑफ लाइट। n बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर मान लो 3 है अब किसी मीडियम में लाइट जा ही नहीं पा रही है तो कहेंगे हम तो चल ही नहीं पा रहे, 0.25 करके रख दिया, बहुत ही बेकार मीडियम हो, तो समझो कितने गुना हो जाए, न जाने कितने गुना कर दे। तो हार्डर प्रोड्यूस करेगा तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का बड़ा होगा, क्योंकि नीचे तो उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आती है ना, ऊपर तो एयर में आती है। अगर समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जो जितना हार्डर प्रोड्यूस करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ज़्यादा होगा। अब आगे का बताओ, वाटर का क्या लिखें? 1.33 और फिर बोलो इसका 1.44, तो इसका 1.5 और इसका 2.42, बोलो सही है? समझ में आ गई बात? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आपसे ये भी कह सकता है, फिर यहाँ ये मत लगाना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वो बढ़ते हुए क्रम में, स्पीड ऑफ लाइट के घटते हुए क्रम में, ये तो स्पीड है, स्पीड, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी कह सकता है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब ऐसे लगा देना, और डिक्रीजिंग करे तो सामने वी लिख देना, तो और शोभा देगा, क्योंकि वी ऑफ प्लस वी ऑफ डायमंड थोड़ा सही नहीं है, नीचे उसके सफिक्स में ये दिखाई पड़ता रहेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वाई डायमंड इज सो प्रेशियस, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आप मुझे एक विषय जरा बताओ, मैंने ग्लास में लाइट डाली, हमें पता नहीं है इसमें ग्लास कौन है, मैं नकली असली की पहचान नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए हमने डाली, एक में लाइट ऐसे गई और ये लाइट इसमें डाली, एक में लाइट ऐसे चली गई, तो क्या आप मुझे बताएंगे कौन सा इसमें ग्लास है और कौन सा इसमें डायमंड है? राइट वाला डायमंड, बोलो। डायमंड वो क्या? ये डायमंड है, हाँ, ये डायमंड है, और ये, इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब है कि सर साइन आई बाई साइन आर, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आर जितना कम होगा साइन की वैल्यू उतनी कम होगी, तो आर कम होने से ही तो डायमंड का 2.42 हुआ है, तो जिसमें आर सबसे कम है यही तो डायमंड है। अब जरा देखो, ये जो सूरत के गुजराती चाइना में जाके करते क्या, 2000 गुजराती वहाँ पर एम्प्लॉयड है, सूरत को
मालो दौलत दे रहे हैं। जरा देखो हो क्या रहा है। वो सबसे अच्छे हीरे के तराशगीर हैं। तो उन्होंने, हाँ, सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे बड़े अगर हीरे के तराशने वाले वही हैं, सबसे ज़्यादा हीरा निकाल लेते हैं। तो वो करते क्या है, हीरे की ऐसी कटाई कर रहे हैं। ये देखो, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हीरे में अगर नकली और असली हीरे की पहचान करनी है, हीरे की कोई गुंडा के कुछ पहने हुए, तो लाइट चली जाए, सिर्फ आप देखो उसका मोती ही चमकेगा, 5 मिनट तक चमकेगा। वो जो हीरा है ना, उसमें से लाइट अगर वंस इट एंटर्स, वो निकल ही नहीं पाती। क्यों? जरा देखो, अगर मान लीजिए लाइट अंदर चली गई, अब मुझे कुछ और बातें बताओ। अगर उल्टा काम करिए, मान लो हीरे में से लाइट आए, हमने कहा था ना लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऐसे आए तो ऐसे जाए, उल्टी जाए तो ऐसे चली जाए। लाइट कोई पाथ पे तो नहीं चलती ना। तो अब यहाँ पर एक ये चीज़ देखो कि यहाँ से ये पानी है, पानी में ये लाइट आई, पानी से आ रही, ये मछली है, देखो। तो बताओ, अगर ये यहाँ से लाइट गई मछली से तो कहाँ जाएगी? बाहर, अवे होगी कि टुवर्ड्स अवे होगी? मतलब ये दूर कर दिया, ऐसा ठीक है। अब देखो, ये अगर लाइट यहाँ से यहाँ गई तब क्या होगी? क्या और अवे हो जाएगी, और दूर जाएगी। जब जितना आई बढ़ाओगे तो क्या आर नहीं बढ़ेगा? समझो इस बात को, सुझाएं। ये डेंसर मीडियम है ना, और ये कैसा है? तो रेयरर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो क्या अवे नहीं जाएगी? ज़्यादा करोगे तो फिर क्या चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, ऐसे 90, मतलब अवे हो रही। एक एंगल तो ऐसा भी आएगा कि 90 पे चली जाए। अब इसके बाद जब तुम करोगे तो क्या होगा? बोलो बोलो। ऐसी स्थिति में अगर तुमने 1 डिग्री भी और बढ़ा दिया एंगल, तो फिर वो कहेगी अब तो हम रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं करेगी कि तुमने किया, चलो यहाँ पर, यहाँ आने पर कहेगी 1 डिग्री पे जाएंगे, तो कहोगे ये तो कोई लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। पहले 90 पे गई, अब कहा तो 1 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री नहीं करेगी, कहा कि छोड़ो अब रिफ्लेक्शन, अब तो हम रिफ्लेक्शन ही फॉलो करेंगे जब निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या होगी? इफ एनी मोर डिग्री इज इंक्रीज इन इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन इट लीव्स द रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन छोड़ देगी, अब दूसरे मीडियम में थोड़ी जाएगी। 90 उसका मैक्सिमम था, तो इसके बाद वो सीधा जितने एंगल पर इधर से आ रही है उतने पे ही जाने लगेगी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर जरा देखिए, ये जो एंगल है इनका रेशो, दिस इज वेरी लेस फॉर डायमंड। यानी अगर आपने उसको 23 डिग्री पर भी घुमा दिया, और वाटर के लिए 60 डिग्री और इन सब के लिए चली जाती है दूसरे मीडियम, लेकिन डायमंड नहीं करता। 23 डिग्री पे टेढ़ा किया, रिफ्लेक्शन करने लगेगी। क्या करने लगेगी? रिफ्लेक्शन। अभी हमारे पास वो रखा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कोलाइडल सोल्यूशन डिटॉल हमने उसमें डाल दिया, नहीं तो इसमें रखा हुआ, तो डालते तो आपको पता चलता। ये कल हमने देखा होगा, तो जब लाइट डाली तो उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखा था कि नहीं? वीडियो में भी एक ऐसा आया था, तो उसी में ऊपर डालो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात? यही डायमंड में होता है। वो लोग ऐसा तराशते हैं, लाइट यहाँ से इंटर करती, क्योंकि ये वाला फेस सबसे आगे रहता है ना, यहाँ इंटर करने के बाद ये इतना, उसका एंगल जो क्रिटिकल एंगल है, ये 90 डिग्री वाला, वो ऐसा बहुत थोड़ा सा है। अंदर चली गई तो वो कहीं भी टकराती रहेगी और कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो क्या वो उसको चमकदार बना देगी? तो उसका जो ग्लिटर है या जो डैजलिंग लाइट है, रात को भी वो चमकता है। वो किस वजह से चमकता है? बिकॉज उसकी जो कटिंग होती है डायमंड की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। इट इज़ कट इन सच ए मैनर, वंस लाइट एंटर्स इनसाइड डायमंड, देन इट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। वो क्या करती रहती है? TIR, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती है, एंड इट नेवर कम्स आउट। बिकॉज फिर धीरे धीरे जब आप अंधेरा कर दोगे तो थोड़ा बहुत 1% जो निकल रही होगी, तो 5 मिनट लगता होगा। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से जो डायमंड है वो क्यों कॉस्टली है? इट इज ड्यू टू इट्स, इसी वजह से, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो ये शाइनिंग ऑफ डायमंड एट नाइट, ये देखो कैसे चमकता होगा हीरा रात को।
चली गई, वो निकल ही नहीं पा रही है। समझ आ गई बात? चलो अब तुमको ये बात पता चल गई ना। अब जब हम लोगों ने डायमंड की बात कर ली है तो इसके ऊपर एक लाइन और लिखो कि वाई डायमंड इज, देखो देखो एक नोट लिख लो कि दैट इज इफ लाइट कम्स मूव्स फ्रॉम डायमंड टू एयर, उल्टी बात कर रहा हूं, then at 23 डिग्री ऑफ एंगल, नियर 23, सिर्फ 23 डिग्री एंगल पर ही क्या होगा, इट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। क्या बन जाएगा बोलो? 23 पर ही कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एट एनी मोर एंगल, थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो अंदर अंदर इतनी कटिंग हुई है, थोड़ा भी ज्यादा तो क्या बाहर निकल पाएगी? तो वो अंदर थोड़े बहुत ही एंगल 23 तक निकल जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने काट दिया है कि 23 हो ही नहीं पाता, उससे ज़्यादा ही रहता है, 40 से ऊपर रहता है। ठीक है, सो क्या लिखते हैं कि लिखो इस चीज को कि डायमंड इज प्रेशस, डायमंड इज प्रेशस ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ आप इसमें लेमैन की लैंग्वेज में लिखो, अनाड़ी की लैंग्वेज में, लॉरेट की लैंग्वेज में लिखो। वंस लाइट एंटर्स इनसाइड इट, इट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड नेवर कम्स आउट, दैट्स व्हाई इट बिल्ड्स। इसी वजह से हमें क्या लेना देना, अगला चैप्टर तो है ही है पूरा डायमंड पे ही, वहाँ लिखा है, समझ में आ गई बात? तो क्या लिखो, वंस लाइट एंटर्स इनटू इट, इट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, व्हिच मेक्स इट साइन। Once light enters inside it, it is totally reflected, ठीक है, which makes it glitter, ठीक है, glitter करना। इसके इंटेस्ट क्वेश्चन निकालो। कुछ एक एक लाइन गई है, जरा देख लें, जिससे कि कल के क्लास में सीधा हम लेंस ही शुरू करें। देखो कल साइंस में आपका एग्जाम है ना 12 से, लाइट खत्म करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इंटेस्ट का। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light bend towards normal, Aman, or away from normal? Why? It will move towards normal as it enters into, ऑप्टिकली जरूर लगाना, उसी पे नंबर हैं, डेंसर मीडियम फ्रॉम रियलर मीडियम। सेकंड देखो अरविंद, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जबकि वैक्यूम में दी है, तो अब इसकी जगह क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला बताओ, VA बाई VG, और वैक्यूम, अब यहाँ लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर इज नियरली सेम, नहीं ऐसा लिख दें, वही है, ऐसा लिख दो, VA इज नियरली इक्वल टू C, इसको कहते हैं नियरली इक्वल, ऐसे देखो सिंपल, ठीक है, तो C लिख दो, तो बोलो C बाई VG, यही तो 1.5 है, और C कितना है, C दिया 3 × 10⁸। चलो
So 3 into 10 to the power 8 by Vg, it is 1.5. तो 3 into 10 to the power 8 upon 1.5 क्या यही Vg है? तो कितना हो गया? So velocity इसका कंक्लूड कर देना क्योंकि स्टेटमेंट में है। तीसरा देखो, मीडियम हैविंग चंद आप बताइए, नमन आप बताओ, दैट इज मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइंड द मीडियम विद लो। ऐसा मीडियम बताओ जिसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, सर वो वाला क्या है? हाईएस्ट ऑप्टिकल, और फिर लोवेस्ट भी तो बताओ, लोवेस्ट भी तो बतानी होगी। शिव शर्मा आप बताओ, इन्होंने लोवेस्ट नहीं बताई थी, आपको बताओ लोवेस्ट डायमंड ये सही है। आप इन लोगों से एग्री करते हैं? अगले मतलब जब भी वोटिंग में इनको देंगे ना वोट, अगले नहीं दे रहे, ठीक चलो। दैट इज डायमंड एज सर वो वाला मुझे साइन ऑफ नियरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायमंड एज हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसा कि नमन ने बताया। और एयर एज लोवेस्ट, ठीक है। वायु का प्रकाशिक घनत्व न्यूनतम है जबकि हीरे का अधिकतम। अगला देखिए, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, दिव्या, इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्ट। सबसे ज्यादा किसमें चलेगी? पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखो, सब क्या है सबको पता चले। सर वाटर, हाँ? बोलो, वाटर देख लें, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.41 था, और वाटर 1.33, और एक टर्पेंटाइन का भी बताओ। 1.47। जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम, उसमें लाइट की स्पीड सबसे, है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो समझ आ रहा है? मेरी बात समझो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज सी बाई वी एम होता है क्या? ये तो कांस्टेंट है, तो बोलो एन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पलट दो चीजों को, इसको पलटो, तो क्या होगा बोलो? 1/nm से क्या Vm आ जाएगा? तो इफ nm इज हायर, अगर ये बड़ा तो ये छोटा, और ये छोटा तो ये बड़ा, तो क्या लिखेंगे बोलो? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इस चीज को, इस सेंटेंस को बोलो, यानी ये तुम्हें समझ आया? अच्छा, अब ये समझ आया तो ये समझो कि nm इंटू Vm क्या हुआ? C क्या कांस्टेंट होता है? हेलो, अच्छा तो अभी क्लास की छुट्टी हो गई क्योंकि आंधी आ गई, आप लोग चलो। हर्षिता आपकी मम्मी बुला रही, फोन उनका आया था। जुड़ जाएगा।